तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग फैमिली। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस बुक नंबर 2 का पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस का कंप्लीट सिलेबस। जो इस बुक की जो सेपरेट वीडियोस है हर चैप्टर की मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ अपने हैंड रिटन नोट्स के साथ, और आई होप सो कि आप लोगों ने देखी भी होगी और आपको पसंद आई होगी। ठीक है, तो पेपर है आपके नज़दीक, अच्छे से पढ़ो। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। हाँ, और वीडियो शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। आप लोग बिल्कुल लाइक नहीं करते हो, मैं नहीं बोलती तो। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ये है आपका सिलेबस, चैप्टर नंबर 1, 3, 4, 5, 6, 8 एंड 9। तो बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 1 की ओर, जो कि है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो चैप्टर के नाम से आप क्या समझ रहे हो? नेशन बिल्डिंग मतलब कि एक पूरे जो नेशन है, नेशन क्या होता है? नेशन एक वो चीज़ जिनकी अपनी खुद की बाउंड्रीज हो, टेरिटरी बटी हुई हो, आपस में यूनिटी हो डाइवर्सिटी के साथ भी, और देश प्रेम की भावना हो। तो ऐसे नेशन को बनाने में क्या क्या चैलेंजेस आए? तो जब इंडिया जो थी ना, उनके पास आज़ाद होते टाइम जो पोस्ट इंडिपेंडेंस का टाइम था, तब ना दो गोल्स थे, या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और वेलफेयर फॉर ऑल। और ये तीन चैलेंजेस फेस करे क्योंकि उनको यूनाइटेड चाहिए था, सबको वो एकता चाहिए थी, क्योंकि हमारे क्या है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है ना, अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग भाषा बोलने वाले, तो सबको यूनाइट करना था, मतलब एकता के साथ रखना था। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहिए थी और वेलफेयर भी चाहिए था और डेवलपमेंट भी चाहिए थी। अब टू नेशन थ्योरी क्या कहती है? टू नेशन थ्योरी पे 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान दो। टू नेशन थ्योरी में क्या था? मुस्लिम लीग थी, उन्होंने डिमांड किया था कि मुस्लिम स्पीकिंग या मुस्लिम स्पीकिंग कह रही उर्दू स्पीकिंग और मुस्लिम रिलीजन वाले लोगों के लिए सेपरेट नेशन बनाया जाए और मुस्लिम मेजोरिटी के एरिया को पाकिस्तान करार दिया जाए। इसको कहा था टू नेशन थ्योरी, ठीक है। और टू नेशन थ्योरी किसने की थी? मुस्लिम लीग ने, जिनके लीडर कौन थे मुस्लिम लीग के लीडर? कमेंट में बताओ, ठीक है, इतना तो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। प्रॉब्लम ऑफ पार्टीशन, क्या पार्टीशन में प्रॉब्लम आई कि कोई भी ऐसी सिंगल बेल्ट नहीं थी जहां पे मुस्लिम मेजोरिटी का एरिया हो। तो हमें दो एरिया में मिला था, एक पंजाब की साइड और एक बंगाल की साइड। तो इसको बोल दिया था वेस्ट पाकिस्तान, इसको बोल दिया था ईस्ट पाकिस्तान। मैसिव वायलेंस हुई थी, बहुत ज्यादा मारकटाई हुई थी, वुमेन एट्रोसिटीज हुई थी, वुमेन्स के साथ बहुत बुरी हालत हुई थी, वुमेन्स का रेप तक हुआ था और बहुत ही ज़्यादा गंदी हालत हुई थी। जो ट्रेनें चलती थी ना, ट्रेन में भी इतना वायलेंस हो जाता था कि ट्रेन में जो इंसान ट्रैवल करता वो जिंदा वापस नहीं आता था। कम्युनल जोन बन गए थे कलकत्ता, अमृतसर, लाहौर, ठीक है। और बहुत सारे पेट्रोटिक पोएम, सॉन्ग, स्लोगन ये सब चली थी। अब इंडिपेंडेंस से पहले का क्या था? 1947 से पहले 2 चीज़ें थी, बीआईपी और प्रिंसली स्टेट। बीआईपी क्या था? जहाँ पे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन चलता है डायरेक्टली, और ये प्रिंसली स्टेट थी, मतलब रजवाड़े, जहाँ पे राजा का राज चलता है और यहाँ पे भी ब्रिटिश का रूल चल रहा था इनडायरेक्टली, ठीक है। तो बहुत सारे मेजोरिटी जो थी ना, प्रिंसली स्टेट, मेजॉरिटी पीपल जो थे वो प्रिंसली स्टेट का पार्ट होना चाहते थे, और प्रिंसली स्टेट को मिली हुई थी ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी किस चीज़ की? मतलब कि उन पे कोई डोमिनेट नहीं कर सकता और उनके पास खुद की भी कोई पावर होगी और डिमार्केशन होगी, तो बाउंड्रीज बना रखी थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो थे हमारे होम मिनिस्टर थे और डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे, और इन्होंने काम किया है इंडिया की यूनिटी बनाए रखने में और सारी स्टेट को जोड़ने में, ठीक है। तभी तो जो स्टैचू ऑफ यूनिटी बना है गुजरात में, वो किसका बना है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। अब जो प्रिंसली स्टेट थी ना, उनसे साइन करवाया इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, और जो कुछ स्टेट थी जिन्होंने नहीं करा। इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन एक ऐसा एग्रीमेंट था जिसके थ्रू जो प्रिंसली स्टेट है वो इंडिया का पार्ट बन जाए। तो हैदराबाद, मणिपुर, जूनागढ़ और कश्मीर लोगों ने मना कर दिया था। जूनागढ़ में ना प्लेबिसाइट मतलब वोटिंग हुई, जहाँ पे मेजोरिटी लोगों ने बोला कि वो इंडिया का पार्ट बनना चाहते हैं, और फिर इन्होंने जूनागढ़ वालों ने साइन कर दिया। हैदराबाद में क्यों? हैदराबाद में ना रूल चलता था निजाम लोगों का, तो ना इन्होंने मना कर दिया कि हम ना इंडिया का पार्ट बनेंगे ना हम पाकिस्तान का पार्ट बनेंगे भैया। तो फिर इन्होंने डिमांड किया कि हमको हैदराबाद सेपरेट कंट्री चाहिए। तो इन्होंने एक स्टैंसिल एग्रीमेंट साइन किया नवंबर 1947 में कि हम ना इसके साइड है ना उसके साइड है। जो निजाम लोग थे ना, वो लोग ऑपरेस करते थे सिटीजन को, मतलब दबा के रखते थे और इनके ऊपर अपना हुक्म चलाते थे बहुत ज़्यादा। तो प्रोटेस्ट हुए, मूवमेंट चलाया अगेंस्ट निजाम, और जिसमें वुमेन, पीजेंट और कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी ने सपोर्ट दिया। निजाम ने क्या किया? अपने रजाकार मतलब पैरा मिलिट्री फोर्स छोड़ दी आम जनता के ऊपर सितंबर 1948 में, और उनकी हो गई बुरी हालत। तो हैदराबाद को सरेंडर और साइन करना पड़ा इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन। मणिपुर में क्या हुआ? मणिपुर के राजा था राजा भोज चंद्र, इसने साइन किया इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली ने जो है उसका प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, और साथ ही साथ जो नॉन कांग्रेस वाले लोग थे उन लोगों ने भी मणिपुर वाले राजा का प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। राजा ने इलेक्शन हेल्ड किया 1948 में और वो जीत भी गया, और जो फर्स्ट इलेक्शन में थे इंडिया में वो मणिपुर के अंदर ही हुए थे। मणिपुर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना, और 1949 सितंबर में मर्जर एग्रीमेंट साइन हुआ बिटवीन इंडिया एंड मणिपुर।
अब रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट्स कैसे हुआ? तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कन्वीनियंस, उन्होंने अपने स्टेट्स बांट रखी थी ब्रिटिशर्स ने, लेकिन अपने कन्वीनियंस के आधार पर कि उनको कहाँ से बेनिफिट हो रहा है। फिर उसके बाद इंडिया वालों ने रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स किया ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक बेसिस पे, ठीक है, जो जैसी भाषा बोली जाती है उसको वो बोल दी, वो वाला स्टेट करार कर दिया। दिस वॉज डिस्कस इन नागपुर सेशन इन 1920। नागपुर सेशन हुआ था 1920 के अंदर, जिसमें ऐसा डिस्कस हुआ था कि जो स्टेट है वो लैंग्वेज के बेसिस पे बांटी जाएगी। विशाल आंध्रा मूवमेंट हुआ था दिसंबर 1952 में, और इसमें ये पहला मूवमेंट था जो कि आंध्र प्रदेश के साइड में हुआ था कि तेलुगु स्पीकिंग लोग जो है वो डिमांड कर रहे थे कि हमको तेलुगु स्पीकिंग सेपरेट स्टेट चाहिए। पोटी श्रीरामुलु जो थे उन्होंने फूड स्ट्राइक करी और वो 56 डेज बाद मर गए। तो क्या हुआ, गवर्नमेंट ने एग्री किया इन दिसंबर 1952, और इसके साथ साथ इनको एक सेपरेट स्टेट का तदाद दे दिया। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनी थी 1953 में, और रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था 1956 में। जो बॉम्बे है, बॉम्बे से टूटा मतलब बना महाराष्ट्र और गुजरात 1960 में, ठीक है। नागालैंड बना 1963 में, और पंजाब से बना हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश 1966 में, मेघालय, असम, मणिपुर, त्रिपुरा 1972 में, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश 1987 में, छत्तीसगढ़, यूके, झारखंड 2000 में। तो ये था पूरा आपका चैप्टर नंबर 1, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। अब बढ़ते हैं चैप्टर 3 की और, पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। इसके अंदर ना जो भी प्लान डेवलपमेंट प्लान, 5 ईयर प्लान, ये सारे हम इसमें पढ़ेंगे। तो पहले उड़ीसा की बात सुनते हैं। तो उड़ीसा जो है वहाँ पे लार्जेस्ट आयरन और डेस्टिनेशन माना गया था इन्वेस्टमेंट के लिए। उड़ीसा में आयरन और पाए गए। तो स्टेट गवर्नमेंट ने साइन किया एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मेकर, जिसके पॉजिटिव पॉइंट क्या थे कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट, मतलब पैसों की जो इन्वेस्टमेंट है वो उड़ीसा के अंदर बढ़ गई और इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लोगों को मिलने लगी, मतलब काम, यहाँ पे नौकरियां आ गई। लेकिन इसका नेगेटिव पॉइंट ये था कि जो डिस्प्लेसमेंट होने लगी इंडिजिनियस लोगों की, जो उड़ीसा में रहने वाले आम आदमी थे ना, आम आदमी का डिस्प्लेसमेंट होने लग गया। वो एक मतलब अपना देश उन्हें, अपना स्टेट उन्हें छोड़ के जाना पड़ा। इन्वायरमेंट पोल्यूशन हो रहा था, इंडस्ट्रीज लगी इसलिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि वो अंडर डेवलप में रहेंगे। लिबरल कैपिटलिस्ट मॉडल आया यूएस और यूरोप से, जिसका था प्राइवेट मोटिव, और सोशलिस्ट मॉडल आया था यूएसएसआर से, जिसका था गवर्नमेंट मोटिव। तो प्लानिंग क्या है? प्लानिंग को पब्लिक सपोर्ट मिला 1940s और 1950s के टाइम पर। प्लानिंग ने यूरोप को भी बहुत हेल्प किया था, जापान और जर्मनी को भी। अ सेक्शन ऑफ बिग इंडस्ट्रियलिस्ट, जो मतलब काफ़ी सारे बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे ना, जो इंडस्ट्री चलाते थे, वो लोग इकट्ठे हुए 1944 में, और उन्होंने एक प्रपोजल ड्राफ्ट किया कि हम एक जॉइंट इकोनॉमी, मतलब एक साथ एक इकोनॉमी बनाएंगे जो हम दूसरे की भी मदद से हेल्प करें और उसमें अपनी भी हेल्प लें। वो था उसको बोला गया बॉम्बे प्लान, जो कि 1944 में हुआ था। और ये जो प्रपोजल था ये प्लान इकोनॉमी सेटअप करने के लिए लाया गया था इंडस्ट्रीज जैसे जगहों पे। प्लानिंग कमीशन बनी 1950 में, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ, अगर आप पे है तो, और नहीं पढ़ा तो कोई नहीं, पढ़ लो। प्लानिंग कमीशन बनी थी 1950 में, और इसके चेयरमैन कौन होते थे? प्राइम मिनिस्टर, और होते हैं, ठीक है। 5 ईयर प्लान, जो ये बोला गया 5 ईयर प्लान होगा, मतलब जो प्लान आएगा वो 5 साल का होगा, और ये अडॉप्ट किया गया था फ्रॉम यूएसएसआर। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है 1951 के अंदर आया था, और फर्स्ट 5 ईयर प्लान में फोकस किया था एग्रीकल्चर के ऊपर, और जो उसमें था लैंड रिफॉर्म, ग्रीन रेवोल्यूशन, इरिगेशन, ये सब था। लैंड रिफॉर्म में क्या था कि जमींदार को हटा दिया जाएगा, जो टुकड़ों में जमीन बट रखी है ना उसको इकट्ठा कर दिया जाएगा, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड, ठीक है। और लैंड सीलिंग का मतलब क्या होता है? एक लिमिट सेट कर दी कि इससे ऊपर किसी के पास भी जमीन नहीं होगी, और अगर हुई तो वो जमीन कौन ले लेगी? सरकार, और उसको दे देगी जिसके पास नहीं है। आ गया समझ? सेकंड 5 ईयर प्लान में था जो कि 1956 में आया था, इसमें इंडस्ट्री के ऊपर फोकस हुआ और इंडस्ट्रीज के हित में इसके अंदर काम हुआ। नॉन प्लान एंड प्लान बजट क्या है? नॉन प्लान का मतलब होता है जो कि हम डेली रूटीन में पैसा खत्म कर रहे हो, और प्लान बजट में 5 ईयर प्लान को लेकर बात आती है। इसमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के बारे में भी बोला गया है। इसका मतलब है कि हम जो है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे, हम चीज़ मंगाएंगे नहीं, दूसरे देश से लेंगे नहीं, बल्कि अपने ही देश में उसे बनाएंगे। अगर हम सुई ऑर्डर कर रहे हैं तो हम अपनी मार्केट में सुई बनाएंगे और खुद बेचेंगे, मतलब खुद बनाएंगे खुद बेचेंगे, दूसरे से नहीं मंगाएंगे, ताकि हमारा जो पैसा है वो हमारे पास ही रहे। आई बात समझ? और इसमें एक और चीज़ है, जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था वो फूड क्राइसिस की वजह से हुआ था, क्योंकि 1960s में बहुत ज़्यादा खाने की शॉर्टेज हो गई। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में ना HYV, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स लोगों को दिए गए थे, किसानों को दिए गए थे, और सब्सिडीज प्रोवाइड करी थी उनको खेतीबाड़ी की चीज़ों में, इक्विपमेंट्स में, ताकि वो अच्छे से खाना उगा पाए, ठीक है। और इसके अंदर है व्हाइट रेवोल्यूशन। व्हाइट रेवोल्यूशन नाम सुनकर ही आपको लग रहा है दूध से रिलेटेड है ना? तो ये व्हाइट रेवोल्यूशन हुआ 1970 में, और इसमें क्या था? ऑपरेशन फ्लड भी बोला गया था इसको। इसमें अमूल कंपनी जो स्टार्ट हुई थी गुजरात के अंदर, आया था मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। तो ये था आपका पूरा चैप्टर प्लान डेवलपमेंट। अब आते हैं हम चैप्टर नंबर 4, जो कि है इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन। तो इंडिया के क्या क्या एक्सटर्नली रिलेशन रहे हैं, मतलब बाहर के लोगों के साथ। तो अगर इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में बात करें, 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ था, और वर्ल्ड वॉर हमने देखी है, वर्ल्ड वॉर सेकंड हुई थी 1939 से 1945 तक। तो 2 चैलेंजेस रहे हैं, एक वही कि सबके लिए हमको वेलफेयर करना है, और दूसरा कि डेमोक्रेसी से काम करना है। इंडिया की ये प्रॉब्लम रही है क्योंकि हमारे पास इंटरनेशनल डिस्प्यूट बहुत रहे हैं। इंटरनेशनल डिस्प्यूट मतलब दूसरी कंट्रीज से हमारे साथ तनाव रहे हैं, पार्टीशन हुआ है हमारा, इंडिया से टूट के पाकिस्तान बन गया, गरीबी है इंडिया के अंदर,
ठीक है, तो ये हमारी प्रॉब्लम थी। फॉरेन रिलेशन एम ऑफ इंडिया क्या था कि हमारे फॉरेन रिलेशन कैसे होने चाहिए, हमको सबकी सोवर्निटी मतलब जो भी पावर्स है उनकी अपनी ऑटोनॉमी है उसका रिस्पेक्ट करना है हर नेशन की, और हमें अचीव करनी है सिक्योरिटी थ्रू पीस, मार्केटाइज से नहीं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लाया गया आर्टिकल 36 से 37 के अंदर, ओके। और प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को बोला गया आर्टिकल 51 में। अब कौन कौन से फैक्टर्स है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर फॉरेन पॉलिसी ऑफ नेशन, तो सबसे पहले डोमेस्टिक एनवायरमेंट एंड इंटरनेशनल एनवायरमेंट, मतलब जो विद इन कंट्री का हाल है और जो बाहर की, जो इंडिया के बाहर का जो हाल है, ये सारे दो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है फॉरेन पॉलिसी के। नाटो जो है कि ये है एक यूएसए की मिलिट्री अलायंस, और जो वॉर्सो पैक्ट है ये है यूएसएसआर की मिलिट्री अलायंस। यूएसएसआर पता है ना सबको क्या है। तो इंडिया ने चूज किया नॉन अलाइन मूवमेंट, मतलब कि ना हम नाटो में जाएंगे ना हम वॉर्सो पैक्ट में जाएंगे, हम किसी के साथ नहीं जाएंगे। इंडिया को आइसोलेट नहीं होना था, मतलब एक जगह अलग होकर नहीं रहना था। इंडिया ने एक बहुत ही बड़ी स्ट्रगल फेस करी है अगेंस्ट कॉलोनिज्म और इन्फ्लुएंस लिबरल और एशियन एंड अफ्रीकन, ठीक है। कॉन्टैक्ट बिटवीन लीडर्स क्रिएटेड बाय सुभाष चंद्र बोस। इंडिया में इन शॉर्ट इंडिया को आइसोलेट नहीं होना था, इंडिया को अपने डेवलपमेंट पे भी काम करना था। तो इंडिया ने सोचा कि ये लड़ाई झगड़े नाटो वॉर्सो पैक्ट से अच्छा है कि हम अभी अपने डेवलपमेंट में ध्यान दें। तो नेहरू जी के क्या रोल रहे, तो नेहरू जी जो थे वो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे और फॉरेन मिनिस्टर थे एज वेल एज। इन्होंने इन्फ्लुएंस किया हमारी फॉरेन पॉलिसी बाय फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन, मतलब बनाना और लागू करना। 3 ऑब्जेक्टिव्स क्या थे नाम के, ये इंपॉर्टेंट है, आ जाता है पेपर में आपका 4 नंबर में। प्रिजर्व सोवर्निटी, प्रोटेक्ट टेरिटोरियल डिसइंटीग्रेशन, प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब जो लोगों की पावर, जो स्टेट्स की पावर है जो खुद की है ना, उसको बचा के रखो, ऑटोनॉमी को, और प्रोटेक्ट करो जो भी विद इन अ टेरिटरी, एक राज्य में या फिर एक बाउंड्री के अंदर जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्व करो और प्रोटेक्ट करके रखो उनकी इंटीग्रेशन को, उनकी यूनिटी को, और प्रमोट करो डेवलपमेंट को। भीमराव अंबेडकर यूएस प्रो डेमोक्रेसी वाला मॉडल उनको पसंद था और वो फेवर करते थे बीजेएस को। अब डिस्टेंस फ्रॉम 2 कैंप्स, तो ये क्या है, यूएसए और यूएसएसआर, ठीक है। इनके बीच हम नहीं फंस गए हैं, ना हम इसके पास गए ना हम इसके पास गए, हमने अपनाया नाम, ठीक है। इससे क्या हुआ, ताकि कोल्ड वॉर की टेंशन कम हो जाए, वरना हम भी कोल्ड वॉर का पार्ट बन के रह जाते। और यूएन पीस कीपिंग ऑर्गेनाइजेशन थी, पाकिस्तान ने ज्वाइन कर लिया था यूएस को। और इंडिया चाइना रिलेशन जो है खराब हो गए थे 1950 में इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी की वजह से, क्योंकि हमने इंपोर्ट करना बंद कर दिया था चाइना से और अपना खुद बनाने लग गए थे, और हमारा जो इंटरेक्शन है वो लिमिटेड हो गया था। अफ्रो एशियन यूनिटी, एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी मार्च 1947 में, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था 49 में, और सपोर्ट डीकोलोनाइजेशन फ्रॉम डच टू इंडोनेशिया। डीकोलोनाइजेशन मतलब वही जो अंग्रेज हम पे राज कर रहे थे वो खत्म, उसको खत्म करने का सपोर्ट किया गया फ्रॉम डच टू इंडोनेशिया। अफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस हुई थी 1955 में, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस थी और ये अफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस थी, और अफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस को ही बैंडंग कॉन्फ्रेंस बोला गया था, ठीक है। फर्स्ट समिट ऑफ नाम हुई थी बेलग्रेड 1961 में। पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना, जिसको साइनो इंडियन भी बोला गया। तो चाइना और इंडिया में क्या पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं। फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज कम्युनिस्ट, चाइना वाज द फर्स्ट कंट्री जिसने कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में बताया। चाइना का जो बॉर्डर है वो पैरामिलिट्री फोर्स से गाइडेड है, और चाइना और इंडिया ने पंचशील एग्रीमेंट साइन कर रखा है, जिसका मतलब है प्रिंसिपल ऑफ 5 को एग्जिस्टेंस वॉर 1945 में साइन किया था। इसमें 5 रूल लिखे गए हैं प्रिंसिपल्स की, कैसे हमारे बीच अच्छे रिलेशन बनके रहेंगे, और ये पीएम नेहरू एंड जोहू इनलाई ने साइन किया था। चाइना ने इन्वेस्ट किया 1960 के अंदर, कहाँ पर, तिब्बत में, ठीक है। चाइना इन्वेशन इन 1962। पहले चाइना ने ना तिब्बत में कब्जा किया था 1950 में। तो तिब्बत का जो लीडर था ना दलाई लामा, उसने इंडिया से रिक्वेस्ट करी कि प्लीज भैया हेल्प मी। चाइना ने अलिग किया इंडिया को कि आप एंटी चाइनीज एक्टिविटी कर रहे हो, अगर आप तिब्बत को सपोर्ट करोगे तो आप एंटी चाइनीज एक्टिविटी करोगे, तो जिससे हमारी बाउंड्री में डिस्प्यूट्स आने लगे। और चाइना ने क्लेम किया जो इंडिया का नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है वो उनका है, जैसे कि लद्दाख, मिजोरम, असम, जम्मू एंड कश्मीर, ये सब चाइना ने बोला कि ये हमारा है। ऐसे ही नेफा बन गया नॉर्थ ईस्ट फ्रंटायर एजेंसी। नेफा जैसे अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया को, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वाले एरियाज को चाइना ने मैसिव अटैक किया, और ये अटैक पूरे 1 हफ्ते तक चला, जिसके तहत इन्होंने अरुणाचल प्रदेश को अपने अंडर कर लिया। इसको सेकंड वेव, और इसी की सेकंड वेव विद इन अ मंथ आ गई थी, मतलब दूसरी बारी उन्होंने 1 महीने में 2 बार कब्जा कर लिया। और इंडिया ब्लॉक चाइनीज एडवांस इन लद्दाख, चाइना असम प्लेन्स तक आ गए थे, और चाइना डिक्लेयर यूनिलेटरल ईज फायर, मतलब कि चाइना ने फिर सरेंडर कर दिया था। सोवियत यूनियन जो था इस मामले में पूरा न्यूट्रल था, उन्होंने किसी की साइड नहीं बोला, ठीक है। सेंस ऑफ ह्यूमिलेशन था क्योंकि उनके अंदर, और कमांडर रिजाइन और रिटायर। CPIM वर अरेस्टेड फॉर प्रो चाइनीज एक्टिविटी, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट रीजन जो था वो आइसोलेटेड हो गया और अंडर डेवलप रह गया। नागालैंड ग्रांटेड स्टेटहुड, नागालैंड को एक डिफरेंट स्टेटहुड प्रदान कर दिया गया, और मणिपुर त्रिपुरा जो है एक यूनियन टेरिटरी बन गया, और इनको अपने खुद का लेजिस्लेचर इलेक्ट करने का हक दिया गया। वॉर एंड पीस क्या रही है हमारी पाकिस्तान के साथ, तो हमारी एक वॉर हुई थी 1947 में, जब पाकिस्तान हमसे ही अलग होकर बना था। तो हमारे पास वाटर शेयरिंग पे, रिवर शेयरिंग पे डिस्प्यूट रहते हैं, और इंडस वाटर ट्रीटी जो है हमारी साइन हुई थी बिटवीन नेहरू एंड आयूब खान जो उनका जनरल था। 1965 में जो है सीरियस आर्म
में था, हथियारों वाली लड़ाई हो गई थी बिटवीन बोथ द कंट्रीज। और 1965 में पाकिस्तान ने लॉन्च किया था अटैक ऑन रन ऑफ कच्छ गुजरात। जम्मू एंड कश्मीर इशू भी हमारे में चलता रहता है, इनफैक्ट आज तक चल रहा है। शास्त्री जी ने ऑर्डर किया था इंडियन ट्रूप्स ऑन पंजाब बॉर्डर केम टू एन एंड इन यूएन, और ये पूरी लड़ाई कश्मीर इशू वाली बंद हुई थी जब यूएन ने इसके अंदर बोला, यूनाइटेड नेशन ने। फिर हमारे बीच एक ताशकेंट एग्रीमेंट साइन हुआ जो कि शास्त्री जी ने साइन किया था यूएसएसआर के अंदर जनवरी 1966 में। बांग्लादेश वॉर 1971 में क्या हुआ, बांग्लादेश को आज़ाद कराने में इंडिया ने हेल्प करी, जिसकी वजह से जो है पाकिस्तान चिढ़ गया था कि इंडिया ने हेल्प करी, तो हमारी पाकिस्तान से भी लड़ाई शुरू हो गई थी इसी बारे में। ये सब मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत बार बता चुकी हूँ, आप एक बार इस पर नजर डाल लो। इंडिया ने साइन किया 20-year ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप। पाकिस्तान एयरक्राफ्ट अटैक पंजाब एंड राजस्थान। इंडिया ने रिटेलिटेट किया एयरफोर्स नेवी आर्मी ऑन बोथ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न फ्रंट। मतलब इंडिया ने लगाई अपनी पूरी वेस्टर्न और ईस्टर्न फ्रंट पे अपनी नेवी फोर्स, एयरफोर्स और नेवी और आर्मी लगाती। इंडियन आर्मी ने सराउंडेड ढाका फ्रॉम 3 साइड। इंडियन आर्मी ने ढाका जो बांग्लादेश के अंदर है उसको 3 साइड से घेर लिया और फिर पाक ने सरेंडर कर दिया। इंडिया ने डिक्लेयर किया एक यूनिलेटरल कीज फायर। ठीक है, शिमला एग्रीमेंट हुआ फिर बिटवीन इंदिरा गांधी एंड भुट्टो ऑन जुलाई 3, 1972। इंडिया ने इनिशिएट किया एक डेवलपमेंट प्लानिंग एंड डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन। ओके, फिर इंडियाज़ की न्यूक्लियर पॉलिसी क्या थी, तो पहला न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जो था हमारी गवर्नमेंट ने मई 1974 में किया था और इंडिया को जनरेट करनी थी ऑटोमिक एनर्जी पीस के पर्पज से। हमारा मोटिव ये था कि हम लड़ाई दंगे के लिए बम नहीं बना रहे, हमको पीस के लिए चाहिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए चाहिए। 5 परमानेंट मेंबर जो थे यूनाइटेड नेशन के, उन्होंने ट्राइड किया था कि द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी NPT 1968 में लग जाए। इसमें क्या था, हमें लगा कि ये डिस्क्रिमिनेशन है, टोटल भेदभाव है उन कंट्रीज के लिए जिनके पास न्यूक्लियर पावर नहीं है, क्योंकि और इसलिए इंडिया ने इसको साइन करने से मना कर दिया था कि हम अभी तो आज़ाद हुए हैं, हमको अपनी सिक्योरिटी के लिए एटलीस्ट पीस के लिए न्यूक्लियर पावर की जरूरत है। अगर किसी डेवलपिंग कंट्री ने हम पे हमला कर दिया तो हमारा क्या होगा। अरब इजराइल वॉर हुई थी 1973 में। इट इज एडिशनल टॉपिक एंड इंपॉर्टेंट टू। ठीक है, तो एंटायर वर्ल्ड अफेक्ट हुआ था बाय दिस, क्योंकि अरब में बहुत ज्यादा ऑयल होता है और ऑयल एक्सपोर्टर सबसे बड़ा अरब ही था उस टाइम। तो ये बहुत बड़ा ऑयल शॉक था, जो तेल के प्राइस थे वो बढ़ गए थे, पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए थे और बहुत ज्यादा महंगाई आ गई थी, इकोनॉमिक टर्मोइल आ गया था, मतलब सब कुछ हिल गया था। देख रहे हो, ग्राफ भी बना रखा मैंने। ब्रिटेन ने अटैक किया था इजिप्ट में 1956 में थ्रू स्विस कनाल। इंडियन नेशनल आर्मी फॉर्म हुई थी 1942 में और सोवियत यूनियन ने अटैक किया था हंगराई पे 1956 में। मार्च 1947 में आशियान रिलेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी और अफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस 1955 बैंडंग में हुई थी और 1964 में CPI 2 पार्ट में बढ़ गई थी, CPI-M और CPI। शिमला एग्रीमेंट हुआ था 1972 में बिटवीन इंडिया एंड भुट्टो और फरका एग्रीमेंट हुआ था 1977 में और कारगिल वॉर हुई थी 1999 में। तो ये था आपका पूरा चैप्टर नंबर 4। अब आते हैं आपके चैप्टर 5, चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। तो चैलेंजेस क्या आते हैं, एक तो PM नेहरू जो है 1964 में पास, उनकी डेथ हो गई थी, ही वाज पास्ड अवे इन 1964। अब ये चैलेंजेस था कि नेहरू जी के बाद कौन हमारा प्राइम मिनिस्टर बनेगा। तो 1960s वर लेबल्ड एज डेंजरस डिकेड, क्योंकि 1960s के टाइम पे बहुत कुछ हो गया था और बहुत सारी प्रॉब्लम थी जो अनरिजॉल्व थे, जैसे कि पॉवर्टी, इनइक्वालिटी और रीजनल डिवीजन। नेहरू जी के बाद शास्त्री जी को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। शास्त्री जी को जो थे कांग्रेस में के वो लीडर थे और वो एक नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल लीडर थे, वो यूपी से थे और वो उनको एक्सपीरियंस भी था इस चीज़ का। वो 1964 से लेकर 66 तक नेता रहे हैं, मतलब प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, 2 साल रहे सिर्फ, उसके बाद उनकी भी डेथ हो गई थी ड्यूरिंग ताशकेंट एग्रीमेंट। ठीक है, 2 मेजर चैलेंजेस जो इंडिया ने फेस किया है वो क्या थे, तो ये थे कि इंडिया को कवर करना था फ्रॉम वॉर विद चाइना, जो कि हमारी चाइना के साथ 1962 में वॉर हुई थी, उसके साथ हमको कवर भी करना था। हमारा मॉनसून भी फेल हो गया था, अच्छे से मॉनसून नहीं पड़ा, सूखा पड़ गया, बारिश नहीं आई थी ना, और फूड क्राइसिस हो गए थे, जिसकी वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन आया। कर पा रहे हो ना, अब लिंक सारे चैप्टर एक स्टोरी की तरह चलते हैं। हमने वॉर भी फेस करी है 1965 में पाकिस्तान के साथ और नेहरू जी ने इस टाइम पे स्लोगन दी थी जय जवान जय किसान, ताकि सारे सिचुएशन को हैंडल कर सके। जय जवान ताकि वॉर की सिचुएशन को हैंडल कर पाए और जय किसान ताकि जो है फूड क्राइसिस वाली सिचुएशन को हम लोग हैंडल कर सकें। 10 जनवरी 1966 में शास्त्री जी एक्सपायर हुए थे ड्यूरिंग ताशकेंट एग्रीमेंट यूएसएसआर के अंदर। अब शास्त्री जी के बाद इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाने की सोची गई। कांग्रेस ने फेस की पॉलिटिकल सक्सेशन, वो भी दूसरी बार। ठीक है, कॉम्पिटिशन था मुरारजी देसाई और इंदिरा गांधी जी के बीच। मुरारजी देसाई कौन थे, वो थे CM ऑफ बॉम्बे और सेंट्रल मिनिस्टर के नेता। ठीक है, इंदिरा गांधी जो थी वो नेहरू जी की बेटी थी और प्रेसिडेंट जो थी कांग्रेस की और यूनियन मिनिस्टर थी वो। अब सीनियर लीडर ना इंदिरा गांधी को सपोर्ट किया सीनियर लीडर ने, क्योंकि उनका कहना ये था, उनका मानना ये था कि जो इंदिरा गांधी है वो नॉन एक्सपीरियंस, उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो एज अ कठपुतली हमारे लिए काम करेगी, जो हम करेंगे वो वही करेगी। इस रीजन से उन्होंने उनको सपोर्ट किया था अपने सेल्फ मोटिव से।
फोर्थ जनरल इलेक्शन हुए 1967 के अंदर। तो 1960s में बहुत सारी प्रॉब्लम हुई थी, जैसे हमने आगे पढ़ा। तो क्या क्या प्रॉब्लम थी? सबसे पहले 2 बार पॉलिटिकल हमारे सक्सेशन हुए। फिर ऐसी बंदी जीत गई जो बिल्कुल इनएक्सपीरियंस है। इकोनॉमिक क्राइसिस, फूड क्राइसिस, ठीक है, मॉनसून फेल हो गया, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिक्लाइन हो गई, फॉरेन एक्सचेंज खत्म हो गया, इंडस्ट्री गिर गई, डी वैल्यू हो गया, मतलब रुपीज़ की जो वैल्यू होती है वो कम हो गई, प्राइस एकदम से बढ़ने लग गए, ठीक है, प्रोटेस्ट होने लग गए, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से बंद और हड़ताल बहुत ज़्यादा होने लग गई। कम्युनिस्ट और सोशल पार्टीज ने लॉन्च किया स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी। और कम्युनिस्ट पार्टी जो थी इंडिया की, जो कि मार्क्सिस्ट द्वारा चलाई गई थी, उन्होंने हथियार उठा लिए और हिंदू और मुस्लिम के बीच लड़ाइयाँ होने लग गई। बात बात में होती रहती है। अब नॉन कांग्रेसिज्म कैसे आई कि नॉन जो कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करते थे, उन्होंने अपनी डिफरेंट पार्टी बनाई और पब्लिक से प्रोटेस्ट करवाया। पार्टी ने अपोज किया कांग्रेस को और एंटी कांग्रेस स्टेट्स में सीट बनाई। इसमें सबसे पहले नाम आता है राम मनोहर लोहिया का। इन पे आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है पूरा। तो राम मनोहर लोहिया कौन थे? एक सोशलिस्ट लीडर थे। इन्होंने स्ट्रैटेजी दी थी ऑफ नॉन कांग्रेसिज्म, ठीक है, और प्रोड्यूस की थी एक थ्योरी ऑफ आर्गुमेंट की जो कांग्रेस है वो रूल करती है अंडर अनडेमोक्रेटिक वे। जो कांग्रेस है वो डेमोक्रेसी की राह पे नहीं चलती और आम जनता के इंटरेस्ट को सराहना नहीं देती। कांग्रेस उनको अपोज करती है। उनको एक ऐसी डेमोक्रेसी चाहिए थी जो कि सोशलिज्म के साथ चले, और वो कंसीडर करते थे सोशलिस्ट एंड कैपिटलिस्ट दोनों ही इररिलेवेंट है। हाँ, इनके 2 एग्जेक्टिव क्या थे कि इकोनॉमिक फॉर्म होना चाहिए ताकि फूड और हाउसिंग, लोगों के पास घर और खाना हो, इसलिए इकोनॉमिक स्ट्रांग होनी चाहिए, और नॉन इकोनॉमिक होना चाहिए ताकि फ्रीडम भी मिले और डेमोक्रेसी भी मिले, ठीक है। पॉलिटिकल अर्थक्वेक, मतलब पॉलिटिक्स में एकदम गंदी सिचुएशन कब आई? लोएस्ट पॉइंट उनका जब लोएस्ट वोट मिले 1952 में, और बहुत सारे मिनिस्टर जो थे वो हार गए। कांग्रेस ने लॉस्ट कर दी मेजोरिटी इन 7 स्टेट और एंटी हिंदी एगिटेशन चलने लग गए। अब इधर से बात आती है थोड़ी कोलिजन की। कोलिजन का मतलब होता है संगठन की सरकार। मान लो एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली, एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली, तो इन लोगों ने अपनी संगठन बना दी, साथ इकट्ठा होगा। अब इन दोनों के पास, जहां इसके पास 5 वोट थे, इसके पास 5 वोट थे, मिलके कितने हो गए? 10। तो इन्होंने अपनी मेजोरिटी बना दी, इसको कहते हैं कोलिजन। आई बात समझ? तो 1967 में कोलिजन का फिनोमिना चलने लग गया। कोई भी सिंगल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली थी। नॉन कांग्रेस पार्टी जो है वो इकट्ठी होकर उन्होंने अपने संयुक्त विधायक दल बना लिया। SVD जो है वो 2 पार्टी से मिलकर बनी थी, SSP और PSP। डिफेक्शन का मतलब होता है जब कोई एक इलेक्टेड नेता जो रिप्रेजेंटेटिव है, इलेक्ट हो चुका है, वो अपनी पार्टी छोड़ के, जिसकी सिंबल पे वो इलेक्ट हुआ था, जीता था, वो छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ले। मान लो एग्जांपल के लिए केजरीवाल जो है आम आदमी पार्टी का है, ठीक है, कौन? केजरीवाल। अब वो अपनी ये पार्टी छोड़कर ज्वाइन कर ले बीजेपी। जीता तो वो बीजेपी के जीता तो वो आम आदमी के नाम पर है, लेकिन वो क्या ज्वाइन कर ले? बीजेपी। तो इसके क्या है? डिफेक्शन। इसमें बुक में एग्जाम्पल भी है आयाराम गयाराम के नाम से, जिसने एक दिन में 2 से 3 बार अपनी पार्टी चेंज करी थी। नॉन कांग्रेस जो है हरियाणा और MP और UP में हुई थी। स्प्लिट इन कांग्रेस मतलब कांग्रेस में कैसे बिछड़ाव आया, कांग्रेस कैसे अलग हुई फिल्मी स्टाइल हो गया, अलग हो गई कांग्रेस कैसे, ठीक है। तो कांग्रेस ने बहुत सारी स्टेट्स में मेजोरिटी लॉस कर दी। अब यहाँ पर इंदिरा गांधी वर्सेस सिंडिकेट हो गया था। सिंडिकेट कौन थे? सिंडिकेट पे पूरा 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपका, 4 नंबर का भी आ सकता है, 6 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इंपॉर्टेंट है। सिंडिकेट जो पुराने और इन्फ्लुएंशियल लीडर थे जिन्होंने इंदिरा गांधी को जिताया। सिंडिकेट ने अपने आप को ओ बोला, मतलब ऑर्गेनाइजेशंस, और इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इंदिरा गांधी को लाने के अंदर। और उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि इंदिरा गांधी उनके हाथों की कुतपुतली बन के रहेगी, उनके कहने पे काम करेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। इंदिरा गांधी ने सिंडिकेट को साइडलाइन कर दिया और अपने हिसाब से सब कुछ इन्होंने चलाया। इंदिरा ने 2 चैलेंजेस फेस किए। एक तो उनको सिंडिकेट से आज़ादी चाहिए थी, ऊपर से उनको कांग्रेस को दोबारा से रिवाइव करना था। पबजी वाले ज़्यादा से जानेंगे इसका मतलब तो इन्होंने कन्वर्ट कर दी एक सिंपल पावर स्ट्रगल को आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल में। और 10 पॉइंट प्रोग्राम लाई 1967 में। कौन लाई? इंदिरा गांधी। इसके अंदर उन्होंने सोशल कंट्रोल ऑफ बैंक, नेशनलिज्म, इनकम सीलिंग, अर्बन प्रॉपर्टी और लैंड रिफॉर्म के जैसी चीज़ों के बारे में काम किया। 10 प्रोग्राम्स थे। अब प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए थे 1969 में, ठीक है। जाकिर हुसैन जी की डेथ हो गई थी, तो सिंडिकेट ने नॉमिनेट किया था अपनी तरफ से रेड्डी को, और जो इंदिरा गांधी थी उन्होंने अपनी तरफ से किया था VV गिरी को, जो कि वाइस प्रेसिडेंट थे, VV गिरी को। तो यहाँ से ना इस पड़ाव से जो सिंडिकेट वर्सेस इंदिरा गांधी है, ये एक ऊंचे फोरम में आया और सबके पास क्लियर हो गया कि हाँ, इनके बीच दुश्मनी चल रही है। तो क्या हुआ? कांग्रेस प्रेसिडेंट निगलप्पा इशू वाइप आउट वोट फॉर रेड। इन्होंने बोला कि जो रेड्डी जी के लिए ऐसे वोट हो रहे हैं जो कि इलीगल वोटिंग हो रही है। तो इंदिरा गांधी को सपोर्ट मिला और इंदिरा गांधी का जो VV गिरी था वो जीत गया, विक्ट्री हो गई उसकी, जिस वजह से उनका फुल फॉर्म में इनकी लड़ाई स्प्लिट आने लग गई। और सिंडिकेट ने अपने आप को बोला ऑर्गेनाइजेशन, और इंदिरा गांधी ने बोला अपने आप को कांग्रेस रिक्वेशनिस्ट आर, ठीक है। आइडियोलॉजी बिटवीन सोशलिस्ट एंड कंजर्वेटिव्स। अब गवर्नमेंट ने एबॉलिश कर दिया प्रीवी पर्स। प्रीवी पर्स क्या था? प्रीवी पर्स एक ऐसी स्पेशल ऑटोनॉमी थी जो कि प्रिंसली स्टेट को दी गई थी थ्रू इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की। उनमें इसको स्पेशल पावर मिलेगी, राइट टू प्रॉपर्टी भी मिलेगी। किनको? राजा महाराजा को। तो ये थ्रू अमेंडमेंट 1970 अबॉलिश मतलब हटा दिया गया। 1971 इलेक्शन में क्या हुआ? जो स्प्लिट था ना, स्प्लिट रिड्यूस इंदिरा गांधी मेजोरिटी। अब जब OR में बट गया तो इससे क्या हुआ? इंदिरा गांधी की भी मेजोरिटी उसके हाथ से चली गई। और 5th जनरल इलेक्शन हुए 1971 में। कांग्रेस नॉन कम्युनिस्ट पार्टी और जितने भी नॉन कांग्रेस लोग थे ये सारे इकट्ठा हुए और उन्होंने अपना अलायंस बनाया जिसको नाम दिया ग्रैंड अलायंस।
एसएसपी, पीएससी, बीजेएस, स्वतंत्र अलायंस ने भी अपना एक अलायंस बना दिया सीपीआई के साथ। ठीक है, ऑपोजिशन ने एक प्रोग्राम चलाया इंदिरा हटाओ। इंदिरा गांधी थी दिमागदार, उसने इस प्रोग्राम को नेगेटिव से पॉजिटिव में बदल के इंदिरा हटाओ से कर दिया गरीबी हटाओ, और टारगेट किया वुमेन्स को, दलित को, लेबर को, आदिवासी को, अनएम्प्लॉयमेंट लोगों को। ठीक है, कि मैं तुम्हें इनकम दूंगी, पैसा दूंगी, घर दूंगी, ये सब करूंगी, और वो आ गए इनकी बातों में। आउटकम्स क्या हुआ इसके कि कांग्रेस आज जो थी, मतलब इंदिरा गांधी जीत गई और ग्रैंड अलायंस को ग्रैंड फेलियर मिली। और 1971 के बाद ईस्ट पाकिस्तान में हुआ था ना बांग्लादेश क्राइसिस, ये सब हुआ। ठीक है, फिर डोमिनेंस जो है कांग्रेस की रिस्टोर हो गई। कांग्रेस जो थी डिपेंड हो गई सोशल ग्रुप जैसे कि वुमेन, पुअर, दलित, आदिवासी एंड द माइनॉरिटीज, और रिस्टोर किया बाय चेंजिंग नेचर ऑफ कांग्रेस। ठीक है, अब ये था आपका पूरा चैप्टर। इसके साथ हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि है क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। इसका नाम बदल के कर दिया गया डेवलपमेंट ऑर्डर है, पुरानी बुक में बट यही है, क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। तो डेमोक्रेटिक ऑर्डर में क्या क्या क्राइसिस आए, आपदा क्या क्या आई। तो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट की अगर बात करें तो 5th जनरल इलेक्शन हुए थे 1971 में, और कांग्रेस ने स्लोगन दी थी गरीबी हटाओ। बांग्लादेश क्राइसिस जब हुए थे तो उससे क्या हुआ, इंडिया को जो यूएस से मदद मिल रही थी वो रुक गई, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन मतलब महंगाई बढ़ गई, ऑयल के प्राइसेस जो है इंक्रीज हो गए, ग्रोथ रेट हमारी बहुत ज़्यादा पुअर हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, और गवर्नमेंट ने फ्रोज कर दी सैलरीज ऑफ एम्प्लॉयज, मतलब रोक दी, और मानसून भी फेल हो चुका था। इंक्रीज हुआ मार्क्सिस्ट और नक्सलिस्ट एक्टिविटी में। अब गुजरात और बिहार के अंदर कुछ स्टूडेंट मूवमेंट हुए। इसमें क्या था, गुजरात में स्टूडेंट प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ जनवरी 1947 में, जिसके अंदर जो प्राइस बढ़ रहे थे और फूड ग्रेन वगैरह इन सब की चीज़ों को लेकर इन्होंने प्रोटेस्ट किया, और इसको पॉलिटिकल जो कांग्रेस की अपोजिट पार्टी थी उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला, और डिमांड करी इन्होंने फ्लैश इलेक्शन के। मोरारजी देसाई ने अपना एक इनडेफिनेट फास्ट अनाउंस कर दिया था। 1957 में जो है री इलेक्शन हुआ और कांग्रेस हार गई गुजरात में। अब बिहार के अंदर क्या हुआ, बिहार में भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ सितंबर 1974 में। ये भी सेम इशू पे हुआ था कि प्राइस बढ़ रहे हैं और स्कार्सिटी है, अनएम्प्लॉयमेंट है। इन्होंने इनवाइट किया अपने प्रोटेस्ट में जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश नारायण से रिलेटेड 4 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आता है। तो जयप्रकाश नारायण ने बोला कि मैं ज्वाइन करूंगा, लेकिन 2 शर्त पे। एक तो ये जो मूवमेंट है पूरा नॉन वायलेंट होना चाहिए, कोई भी लड़ाई दंगे नहीं होने चाहिए, और वाइड स्प्रेड होना चाहिए, इसे बिहार तक ही नहीं रहना चाहिए। तो जेपी ने डिमांड किया डिसमिसल ऑफ कांग्रेस गवर्नमेंट की, कांग्रेस गवर्नमेंट को डिसमिस कर दो, और टोटल रेवोल्यूशन लाओ, पॉलिटिकली भी, सोशली भी और इकोनॉमिकली भी। सीरीज चले बंद के, गहरोज और हड़ताल की, स्ट्राइक चली गवर्नमेंट ऑफ बिहार के थ्रू, और गवर्नमेंट ने रिफ्यूज कर दिया साइन करने से इसको, कि गवर्नमेंट ने रिफ्यूज कर दिया कि हम रिजाइन नहीं करेंगे। और फिर क्या हुआ, वर्ल्ड वाइड स्ट्राइक चली थी, रेलवे एम्प्लॉयज ने एक स्ट्राइक चला दी। जयप्रकाश लेड पीपल मार्च इन 1975 टू पार्लियामेंट, लार्जेस्ट पॉलिटिकल रैली निकली 1975 में, लार्जेस्ट पॉलिटिकल रैली निकली थी बिहार से पार्लियामेंट तक ये चले थे। नॉन कांग्रेस वाले लोगों ने सपोर्ट किया जयप्रकाश नारायण को। अब जुडिशरी के साथ क्या कॉन्फ्लिक्ट रहे, जो पार्लियामेंट था ना वो एक अच्छा खासा फंडामेंटल राइट्स नहीं प्रोवाइड कर पा रहा था, न्याय नहीं दे पा रहा था किन लोगों को, आम जनता को, और कैन नॉट अमेंड इन सच अ मैनर वेयर राइट्स आर कर्टेल्ड। ठीक है, और पार्लियामेंट ने कहा था कि आप ऐसे तरीके से नहीं फंडामेंटल राइट्स, ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते जिससे लोगों के राइट्स में हानि हो। केशव नंदा भारती केस हुआ था 1973 में, इसके बारे में एग्जाम में नहीं आता है। ठीक है, वैकेंसी फॉर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया निकली थी, ए एन रे, जो कि 4th सीनियर थे, मतलब जैसे 1st, 2nd, 3rd, 4th ऐसे जो सीनियर मोस्ट होता है ना उसको बनाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये हमने 11th में ही पढ़ा था, लेकिन ए एन रे को बनाया गया था जो कि 4th नंबर पे सीनियर थे, मतलब उनसे पहले जो 3 लोग थे उनको नहीं बनाया गया क्योंकि वो इस केस से लिंक्ड थे। अब इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी इंदिरा गांधी ने, तो क्या हुआ, जगमोहन लाल सिंह पास जजमेंट दैट इंदिरा गांधी इलेक्शन वॉज इनवैलिड। तो ये जो थे ना जगमोहन लाल सिंह, इन्होंने बोला कि जो इंदिरा गांधी के जो इलेक्शन है वो इनवैलिड है। किस ग्राउंड पे बोला, इस ग्राउंड पे बोला कि जो इंदिरा गांधी है उन्होंने इलीगल चीज़ें करी हैं ड्यूरिंग हर इलेक्शन के टाइम पे, और उन्हें बोला गया कि आप या तो विद इन 6 मंथ्स अपना मेजोरिटी वापस लेकर आओ एज अ एमपी, या तो आपकी पार्टी को डिसमिस कर दिया जाएगा लोकसभा के अंदर। तो इससे क्या हुआ, जेपी नारायण ने स्ट्राइक एंड मार्च जो निकाले थे रामलीला ग्राउंड पे 1975 में, इसी से रिलेटेड की इंदिरा गांधी अपने आप को रिजाइन करें, और नेशन वाइड सत्याग्रह चला था उनकी रेजिग्नेशन के ऊपर। और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो थे उन्होंने ऑबे करना बंद कर दिया था गवर्नमेंट का। पॉलिटिकल मोड ऑफ कंट्री जो था वो कांग्रेस के अगेंस्ट हो गया था, और बहुत ज़्यादा इंटरनल डिस्टर्बेंस हो गई थी, मतलब टोटली सब कुछ इंदिरा गांधी के अगेंस्ट हो गया था। आर्टिकल 352 के तहत जो है इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी, खुद ही किसी से सलाह मुश्वरा करे, और ये बोला गया। और इमरजेंसी 2 फेसिस पे हो सकती है, या तो जब हम एक्सटर्नल थ्रेट हो, मतलब बाहर से हमें थ्रेट आ रहा हो, या तो इंटरनल डिस्टर्बेंस हो। लेकिन ऐसे ज़्यादा कुछ तो था नहीं, पर उन्होंने तब भी कर ही दिया इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेसिस पे इमरजेंसी को लागू। 25 जून 1975 में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई, जिसके दौरान क्या हुआ, सारे न्यूज़पेपर ऑफिस की बिजली जो है काट दी गई ताकि वो कुछ छाप ही ना पाए। बहुत सारे नंबर के तादाद में लीडर को जो है अरेस्ट कर लिया गया जो कि ओपोजिशन में थे, और कैबिनेट को इन्फॉर्म किया गया सुबह के 6 बजे 26 जून को, जबकि 25 जून की रात को हो चुकी थी इमरजेंसी लागू, और लागू होते ही उसने
काम कर दिया था ये सारा और इन्फॉर्म तक नहीं किया था। कॉन्सिक्वेंस क्या हुए कि बहुत ज़्यादा स्ट्राइक निकली, लीडर अरेस्ट हुए और बहुत सारे जो लीडर थे वो अंडरग्राउंड हो गए। लोगों की जो न्यूज़पेपर वालों की जो फ्रीडम थी उसको सस्पेंड कर दिया गया, मतलब वो अपनी मर्जी से कुछ छाप भी नहीं पा रहे थे, सेंसरशिप लगा दी थी प्रेस के ऊपर। और बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स भी जो है सस्पेंड कर दिए गए थे, क्योंकि इमरजेंसी में लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं, फंडामेंटल राइट्स उनसे छीन लिया जाते हैं, वो अब कोर्ट में जाकर उनके लिए नहीं बोल सकते। ठीक है, लोगों को अरेस्ट कर दिया गया था किस बेसिस पे? प्रिवेंटिव डिटेंशन, मतलब कि आने वाले टाइम में ये कुछ गलत कर सकते हैं, इस बेसिस पे उनको आज ही अरेस्ट कर लिया गया बिना किसी प्रूफ के। बहुत सारे पॉलिटिकल वर्कर्स जो है अंडरग्राउंड हो गए। फिर जिन जिनको पद्म भूषण मिला था ना, उन लोगों ने अपने अवार्ड्स को वापस कर दिया गवर्नमेंट को कि हमको नहीं चाहिए। और जो ड्यूरेशन था वो 5 से 6, जो क्या बोलते हैं, एक ड्यूरेशन रहता है ना किसी भी इलेक्शन का कि 5 साल में इलेक्शन होंगे, तो वो उस टाइम 5 से 6 साल तक का कर दिया गया था। इलेक्शन पोस्टपोन्ड हो गया था ड्यू टू एमरजेंसी। तो एक क्वेश्चन उठता है, क्या एमरजेंसी उस टाइम पे नेसेसरी थी लगानी, क्योंकि इतनी क्रिटिकल सिचुएशन नहीं थी। कॉन्स्टिट्यूशन ने साफ साफ मेंशन किया है कि एमरजेंसी या तो डिक्लेयर होगी जब इंटरनल डिस्टर्बेंस हो या फिर एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस हो। लेकिन लोगों ने बोला कि जो राइट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट है ये भी ख़त्म हो जाता है हमारा एमरजेंसी के दौरान। और बिहार और गुजरात में जो मूवमेंट थी वो भी टोटली नॉन वायलेंस मूवमेंट थी, ऐसी तो कुछ मारकटाई हुई भी नहीं थी, वो लोग अहिंसा की राह पे चल रहे थे। और जो बहुत सारे लीडर थे ना जिनको अरेस्ट किया गया था, वो पहले कभी किसी क्रिमिनल केस में इंगेज थे ही नहीं, और इन्होंने ना कभी कोई अनडेमोक्रेटिक या ना ही तो वायलेंट वाली एक्टिविटी करी है, और कोई भी केस उनके अगेंस्ट रजिस्टर नहीं था। तो उनको किस बेसिस पे उन्होंने कैद किया? इंदिरा गांधी ने टोटली मिसयूज किया था कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस का अपने आप को बचाने में, तो इस टाइम ये गलत थी। तो व्हाट हैपन ड्यूरिंग एमरजेंसी? गवर्नमेंट ने बोला कि दैट इट वांट टू यूज़ एमरजेंसी टू ब्रिंग लॉ एंड ऑर्डर, कि जो वो एमरजेंसी को लॉ एंड ऑर्डर को लाने के लिए करना चाहते थे। तो फिर इन्होंने अपने आप को ढकने के लिए 20 प्रोग्राम को लाए, जिसके अंदर लैंड रिफॉर्म, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, रिव्यू ऑफ एग्रीकल्चर, ये सारी चीज़ें इंक्लूड थी। अब मिडल हैप्पी बिकॉज ऑफ एंड ऑफ एगिटेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पुअर और जो रूरल एरिया वाले लोग थे ना, जो गरीब और गाँव वाले लोग थे, उनको वो एक्सपेक्टेड थे कि उनको इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन मिलेगा ऑफ वेलफेयर, जो कि गवर्नमेंट ने उनको प्रॉमिस किया था, बट ऐसा नहीं हुआ। और जितने भी प्रॉमिसेस सरकार द्वारा किए गए थे ना उन लोगों को, वो सारे अनफुलफिल्ड रहे, अनफुलफिल्ड मतलब नहीं पूरे कर पाए। दिल्ली की पावर सप्लाई कॉरपोरेशन रिसीव वर्बल ऑर्डर फ्रॉम द ऑफिस ऑफ गवर्नर टू कट द पावर ऑफ ऑल न्यूज़पेपर, मतलब इनको ऑर्डर दी गई थी कि सारे न्यूज़पेपर्स की जो पावर वो कट कर दे। संजय गांधी कोई भी पोजीशन होल्ड नहीं करता था, संजय गांधी कोई भी पोजीशन होल्ड नहीं करता था, कोई भी टाइप का मिनिस्टर नहीं था, उसका फैमिली मेंबर मिनिस्टर था जो कि इंदिरा गांधी था, लेकिन तब भी वो इंटरफेयर कर रहा था। और एमरजेंसी ने कॉमन लोगों की लाइफ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया है। अब कॉमन पीपल की लाइफ पे एमरजेंसी ने कैसे इफेक्ट किया है? तो सबसे पहले कस्टोडियल डेथ, टॉर्चर, मतलब कस्टडी में उनकी डेथ हो रही थी और टॉर्चर किया जा रहा था बहुत ज़्यादा, और ज़बरदस्ती लोगों के साथ करी जा रही थी, ज़बरदस्ती उनकी रीएलोकेशन करी जा रही थी। लेसन क्या मिला है हमको एमरजेंसी से कि एमरजेंसी सिर्फ और सिर्फ बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली जब डिफ़िकल्ट सिचुएशन आएगी तभी लग सकती है, और इंटरनल एमरजेंसी कैन बी प्रोक्लेम ओनली ऑन ग्राउंड ऑफ आर्म्ड रिबेलियन। जब तक हथियार नहीं उठ रहे हैं, लोग एक दूसरे को जान से नहीं मार रहे हैं, तब तक कोई भी इंटरनल बेसिस पे एमरजेंसी नहीं लगा सकता है। और एमरजेंसी जो है वो हर किसी को उसने अवेयर करा दिया कि लोगों के सिविल राइट्स और सिविल लिबर्टीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है, वरना कोई राइट्स का जो है महत्व नहीं समझ रहा था। जब एमरजेंसी लगी तो उन्हें पता चला कि हमारे ये अधिकार कितने इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोर्ट ने एडवाइस किया कि प्रोटेक्ट करना है अपनी फ्रीडम लिबर्टी को, और एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन एमरजेंसी की रूल टुक प्लेस थ्रू द पुलिस एंड द एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब कि एमरजेंसी लगेगी तो वो तो बोलती है कि प्राइम मिनिस्टर लग गई एमरजेंसी, उसके बोलने से लग जाती है क्या? लग जाती है, लेकिन कंट्रोल कौन करेगा? पुलिस। अब जैसे कोविड में बोल दिया लॉकडाउन लग गया, लोग मान रहे थे? नहीं मान रहे थे ना, बाहर जा रहे थे। जब तक पुलिस रोड पे नहीं निकली डंडे मारने के लिए, कंट्रोल हुआ? नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें कौन कंट्रोल करता है? पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये था आपका पूरा चैप्टर द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जो कि है रीजनल एस्पिरेशन।
जो अलग अलग रीजन में जगहों में रहने वाले जो लोग होते हैं ना, उनकी खुद की एक इच्छा होती है। तो इंडिया पे ना दो अप्रोच थी। एक तो इंडिया के पास बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी की 100+ लैंग्वेज लोग बोलते हैं, अलग अलग धर्म जाति के लोग यहाँ रहते हैं, इन सब के पीछे हमें यूनिटी भी मतलब एकता भी बना के रखनी थी। जो यूरोप के अंदर डाइवर्सिटी थी ना, वो उनके लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट थी, नुकसान थी, एक इनसिक्योरिटी थी। रीजनल इशू क्या रहते कि जो अलग अलग जगहों पे रहने वाले लोग हैं उनको एडिकेट अटेंशन नहीं मिल पाती, मतलब सफिशिएंट नहीं मिल पाती उनको अटेंशन और अकोमोडेशन रहती है पॉलिसी बनाने में, और बहुत ज़्यादा टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट रहती है। अब एरिया ऑफ टेंशन क्या था? सबसे पहले तो पार्टीशन। इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग हुए ना, हम अलग हुए तो डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, कुछ लोग पाकिस्तान चले गए, कुछ लोग इंडिया रह गए, ऐसा हुआ। आधी फैमिलीज बिछड़ गई। ऐसा भी हुआ है कि बच्चों के पेरेंट्स मर गए या फिर पाकिस्तान पहुंच गए, बच्चे यहीं रह गए, बहुत बुरा हाल हुआ था। इंटीग्रेशन हो गया प्रिंसली स्टेट्स का भी, और स्टेट्स भी बन गई दोबारा से नई नई। नागालैंड और मिजोरम जैसी जो स्टेट्स थी वो सेपरेशन मांगने लग गई थी, सेपरेट कंट्री की डिमांड मांगने लग गई थी। द्रविड़ मूवमेंट हुआ साउथ के अंदर, जैसे कि जो हमने पढ़ा, कौन सा था, विशालांध्र मूवमेंट है ना, जो तमिल स्पीकिंग लोग मांग रहे थे। ऑल द चैलेंजेस मैट आफ्टर इंटरनल बाउंड्रीज। जब इंटरनली बाउंड्रीज बनाई गई तो ये चैलेंजेस सारे सॉल्व किए गए। तो अब जम्मू एंड कश्मीर में क्या रहा? आर्टिकल 370 के तहत जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दे रखा है। अब तो आर्टिकल 370 या 25 समझोगे, मूवी आई है, देखना जरूर, पेपर्स के बाद देख लेना, बट कहीं देखो कि दीदी ने तो बोला था मूवी देखना, मूवी देखने बैठ गए। तो आर्टिकल 370 मूवी आई है, उसमें अच्छे से बता रखा है, और इसके तहत जो है एक स्पेशल ऑटोनॉमी मतलब फ्रीडम, एक पावर मिलती है जम्मू एंड कश्मीर को कि वो ना इसका पार्ट है ना उसका पार्ट है। और इसमें क्या हुआ, जम्मू कश्मीर ने बहुत ज़्यादा वायलेंस एक्सपीरियंस किया है, और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है इन्होंने। हाँ, और बहुत ज़्यादा किलिंग भी एक्सपीरियंस किया है, मैसिव किलिंग हुई है, और इनोसेंट किलिंग भी बहुत ज़्यादा हुई है। लोगों के बीच डिस्प्लेसमेंट हुआ है, कश्मीरी पंडित का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, कश्मीरी वैली से उनको निकाल दिया गया, ये हमने कश्मीरी फाइल मूवी में देखा था। और जो 3 रीजन है जिन्होंने बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया, जैसे कि जम्मू, कश्मीर, लद्दाख। तो जम्मू जो एरिया है उन्होंने करा है बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़, और कश्मीर में भी किया है क्योंकि वहाँ पे मोस्टली मुस्लिम रहते हैं और बहुत कम हिंदू रहते हैं, और हद से ज़्यादा कम बुद्धिस्ट रहते हैं। लद्दाख में 50% मुस्लिम है और 50% बुद्धिस्ट है, और हिंदू तो वहाँ है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे पाकिस्तान अपना हक जमाता रहता है, जिसमें कि है नहीं तब भी। अब रूट ऑफ प्रॉब्लम्स क्या क्या रही है? 1947 में जम्मू एंड कश्मीर जो था एक प्रिंसली स्टेट हुआ करता था। इन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के साथ ज्वाइन होने से मना कर दिया था, और चाहते थे कि हम अपनी कंट्री बनाएं। जिससे क्या हुआ, एक रीजनल एस्पिरेशन का इशू यहाँ पे शुरू होने लग गया, जिसको बोला गया कश्मीरियत। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने अपने इनफिल्ट्रेट मतलब जासूस भेजे कश्मीर के अंदर, और तो वहाँ के जो महाराजा थे ना, उन्होंने इंडिया को बोला कि प्लीज़ हमारी हेल्प करो। तो इंडिया ने बोला हम हेल्प करेंगे, बट थ्रू इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, तुम ये साइन करो तभी हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। जिससे क्या हुआ, इन्फिल्ट्रेट मतलब जासूस वाला जो इशू था यूएन तक गया, और उन्होंने बोला कि पाक जो है अपने जासूस कश्मीर से भगा दे। इंडिया का ही पार्ट है, सॉरी क्यों बोलूँ तो अपने जासूस कश्मीर से हटा दे। और इंडिया को बोला गया कि तुम अपनी जो फोर्सेस है उनको भी कम करो, और वोटिंग हुई यहाँ पे कश्मीर में, वोटिंग हुई। अब डिस्प्यूट क्या रहे हैं कि एक एक्सटर्नल और इंटरनल, मतलब बाहर अंदर। तो बाहर का क्या था कि पाकिस्तान बोलता था कश्मीर हमारा है, ट्राइबल इन्वेशन हुई 1947 में, स्टेट को अंडर पाकिस्तान कंट्रोल कर दिया गया। इंडिया ने क्लेम किया कि वो इलीगल है, और पाकिस्तान ने डिस्क्राइब किया इट इज़ एज आज़ाद कश्मीर। इंटरनल क्या हुई, स्टेटस ऑफ कश्मीर जो था ना इंडिया के साथ, वो हिला डुला था, ना तो वो यहाँ हो रहा ना वो यहाँ रह रहा, वो बिन पैंदे का लुटा हो रहा था। बेचारे बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे। आर्टिकल 370 और 371 के ने प्रवोक किए दो अपोजिट रिएक्शन। क्या कि ऐसा बोला गया कि जो आर्टिकल है ना, ये अलाउ नहीं करता कश्मीर को इंटीग्रेट होने में, क्योंकि ये को स्पेशल पावर दे रहा है एक ऑटोनॉमी की। और एक और बात ये बोली गई कि जो ऑटोनॉमी 370 के तहत मिल रही है ये इनफ नहीं है 3 चीज़ों को लिए। क्या कि इट एसेशन रेफर टू स्टेट बट नॉट फुल, मतलब एसेशन तो दिया गया था स्टेट को, लेकिन वो पूरा नहीं किया गया। ग्रेटर इकोनॉमी जो है वो स्टेट को नहीं दी गई, और सिमिलर डेमोक्रेटिक एक्सरसाइजेज नहीं करी गई। ठीक है, अब पॉलिटिक्स सिंस 1948 क्या रही है? जो वहाँ का पीएम कहाँ की पॉलिटिक्स सिंस 1948, देखो पीएम शेख अब्दुल्ला था, उसने इनिशिएट किया लैंड रिफॉर्म इन कश्मीर। कश्मीर की पॉलिटिक्स है ये 1948 तक कैसी रही है, और बहुत सारे लोगों को बेनिफिट भी किया था लैंड रिफॉर्म के थ्रू इस वाले नेता ने। और
लेकिन क्या हुआ, इसके बीच और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच ना डिफरेंसेस बढ़ गए और फिर इसको डिसमिस कर दिया गया 1953 में और जेल में इसको भेज दिया। दूसरी पार्टी आई लेकिन उसको ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला। 1953 से 1974 के बीच कांग्रेस ने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया जम्मू एंड कश्मीर की पॉलिटिक्स को। 1974 में एक शेख था जो कि यहाँ का सीएम बना। 1965 में पीएम ऑफ स्टेट टू सीएम ऑफ स्टेट। इस लाइन का मतलब मैं बता देती हूँ, आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे। कश्मीर में पहले ना, जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल हमारा चीफ मिनिस्टर है, ठीक है, तो कश्मीर में ना जो चीफ मिनिस्टर हुआ करता था उसको प्राइम मिनिस्टर बोला जाता था। प्राइम मिनिस्टर तो पूरी इंडिया का होता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक स्टेट के उसको प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं। तो ये चीज़ चेंज करी गई 1965 में कि एक स्टेट के बंदे को, एक स्टेट के लीडर को तुम पीएम नहीं सीएम बोलोगे, ठीक है। गुलाम मोहम्मद सदीक जो था पहला सीएम बना इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ओके। तो अब इंसर्जेंस एंड आफ्टर, मतलब रिवॉल्ट हुई और उसके बाद क्या हुआ, 1987 में असेंबली इलेक्शन हुए थे जिसके अंदर विक्ट्री हुई ऑफ फारूक और कांग्रेस अलायंस, मतलब इन दोनों के अलायंस की जो है विक्ट्री हुई। पॉलिटिकल क्राइसिस आए थे बहुत ज़्यादा, कश्मीर ने इंसर्जेंसी जो है फेस करी थी और डिमांड क्या हुई थी कि सेपरेट कश्मीर बना जाए, कश्मीर को पाकिस्तान के साथ मर्ज किया जाए और ऑटोनॉमी दी जाए, ठीक है। इन सारी बातों को सपोर्ट मिल रहा था पाकिस्तान के मिलिट्री से। अब जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैसिव वायलेंस होने लग गई थी। इलेक्शन 2002 में जब हुए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो फेल हो गई और रिप्लेस कर दी गई बाय अ कोलिशन गवर्नमेंट जिसको पीडीपी नाम दिया गया था 2002। और उसके बाद क्या हुआ, मुती मोहम्मद जो थे उन्होंने रूल किया 3 साल तक और गुलाम नबी आज़ाद जो थे उनको इम्पोज कर दिया गया इन जुलाई 2008 में बाय प्रेजेंट रूल। 5 अगस्त 2009 के अंदर आर्टिकल 2019 ये एमसीक्यू में आता है, पेपर में 1 नंबर में आ सकता है, ठीक है। 5 अगस्त 2019 विड्रॉ आर्टिकल 370 फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। पंजाब में क्या हुआ, पंजाब जो है वो हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश बना था पंजाब से, और पंजाब एक डिफरेंट स्टेट बना 1966 में। अकाली दल जो है वो फॉर्म हुआ था 1920 में। अकाली दल फॉर्म हुआ था 1920 में और एज अ पॉलिटिकल विंग ऑफ द सिख, ठीक है, सिख लोगों को दर्शाते हुए हुआ था और इसको बोला जाता फॉर्मेशन ऑफ पंजाबी सूबा यहीं से भी। अकाली दल पावर में आया था 1967 से 1977 तक और गवर्नमेंट ने डिसमिस कर दिया था अकाली दल को बाय थ्रू इट्स मिड टर्म। अकाली दल जो है बेसिकली सिखों का ऑर्गेनाइजेशन था, इनको हिंदुओं से ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला और कुछ सिख कम्युनिटी से भी नहीं मिला, ठीक है, क्योंकि वो इंटरनली डिफ्रेंशिएट करते थे। कांग्रेस ने जो है, कांग्रेस को ज़्यादा वोट मिले बाय दलित हिंदू सिख एंड देन अकाली से ज़्यादा इन कांग्रेस वालों को वोट्स मिले थे। और एक रेजोल्यूशन पास हुआ था अनंतपुर साहिब में 1973 के अंदर जिसमें बोला गया था कि रीजनल ऑटोनॉमी मिले इनको, ठीक है, रीडिफाइन सेंटर और स्टेट रिलेशन, मतलब सेंटर और स्टेट के रिलेशन जो है वो अच्छे कर दिए जाए, जो थोड़ा बहुत सिख का डोमिनेंस रहे और इसको सेपरेट सिख नेशन बोला जाए। अकाली दल डिसमिस हो गया था 1980 में और मूवमेंट ऑन, फिर इन्होंने मूवमेंट चलाई ऑन वाटर बिटवीन पंजाब एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज, ओके। फिर उसके बाद ना इधर से ही ना खालिस्तान की क्रिएशन होने की शुरुआत होने लगी क्योंकि ये सेपरेट सिख नेशन मांग रहे थे, तो इन्होंने अपना खालिस्तान की डिमांड करनी शुरू कर दी। अब यहाँ से शुरू हुई साइकिल ऑफ वायलेंस, जैसे ही खालिस्तान का नाम है तो साइकिल ऑफ वायलेंस शुरू हो गई। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने मार्क भी कर रखा है जब समझाया था। जो अकाली दल के लीडर थे ना वो बहुत ज़्यादा हथियारों वाली चीज़ें, मतलब हथियार उठाना उन्होंने शुरू कर दिए थे। और जो अमृतसर के अंदर उनका होली टेम्पल, गोल्डन टेम्पल है, उनको इन्होंने आर्म्ड का फोर्ट्रेस, मतलब कि हथियारों का किला बना दिया था, हेडक्वार्टर बना दिया था मिलिटेंट का, ठीक है, ऐसा माना गया था और बना भी दिया था। फिर इसके लिए हुआ था स्टार्ट ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 जून के अंदर, जिसमें क्या हुआ था, जो गवर्नमेंट थी उन्होंने जो आर्म्ड फोर्स इन्होंने कर रखी थी गोल्डन टेम्पल में, उनको सक्सेसफुली मिलिटेंट को हटा दिया वहाँ से। और इस दौरान ना जो सिखों का होली टेम्पल था, गोल्डन टेम्पल, वो थोड़ा डैमेज भी हो गया, उस टूट वूट गया और सिख लोगों के सेंटिमेंट जिससे हर्ट हो गए, जिसकी वजह से मैसिव वायलेंस फिर से शुरू होने लग गया और इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हो गया, मतलब कि इंदिरा गांधी का मर्डर हो गया बाय हर ओन बॉडीगार्ड जो कि एक सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। और ये हुआ था 31 अक्टूबर 1984 में। फिर जब इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ उसके बाद सिख के अगेंस्ट लोगों के अंदर क्रूअल भावना जागी। फिर
2000 से ज़्यादा जो है सिखों लोगों को नेशनल कैपिटल मतलब दिल्ली के अंदर मार दिया गया था और बहुत सारे स्टेट्स में भी मार दिया गया था, जिसकी वजह से इमोशनल और बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस हुआ था टू द सिख पीपल। और ये बहुत ज़्यादा वायलेंस हुई थी। और 20 साल बाद मनमोहन सिंह जब पीएम बने तो इन्होंने एक्सप्रेस किया कि अपोलोजाइज़ किया और एंटी सिख वायलेंस के अगेंस्ट इन्होंने अपना रिग्रेट जाहिर किया। अब रोड टू पीस क्या था, 1984 में इलेक्शन हुए तो राजीव गांधी जो है पीएम बन गए थे और इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया अकाली दल के साथ 1985 में, और इसको बोला गया राजीव गांधी लोंगवाल अकॉर्ड। इस पे आ जाता है 4 नंबर का क्वेश्चन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें क्या मांगा गया अकॉर्ड के अंदर, पंजाब अकॉर्ड भी बोला जाता है इसे। तो इन्होंने मांगा कि चंडीगढ़ जो है वो पंजाब को दे दिया जाए और एक सेपरेट कमीशन बनाई जाए टू रिजॉल्व बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन पंजाब एंड हरियाणा। जो ट्रिब्यूनल एक सेटअप किया जाए ताकि रिवर वाटर जो है ना वहाँ का रावी रिवर, उसकी शेयरिंग अच्छे से की जाए बिटवीन पंजाब और हरियाणा एंड राजस्थान। एक कंपनसेशन दिया जाए उन लोगों को जिन लोगों की जो फैमिली है उनको प्रॉब्लम हुई है थ्रू ड्यूरिंग ऑपरेशन ब्लू स्टार। और विड्रॉ की जाए एप्लीकेशन ऑफ आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट इन पंजाब। अब नॉर्थ ईस्ट में क्या हाल था, तो नॉर्थ ईस्ट जो है वो 7 सिस्टर्स की 7 स्टेट्स है, अरुणाचल में मैत्री, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, ये सारी 7 स्टेट्स मिलाकर नॉर्थ ईस्ट बनाती है। और नॉर्थ ईस्ट में इंडिया की बस 4% ऑफ पॉपुलेशन रहती है और इसको गेटवे भी बोला जाता है साउथ ईस्ट एशिया के लिए। नागालैंड जो है कार्ड आउट हुआ था 1963 में, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा बना था 1972 में। पार्टीशन ने इनकी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया है। इन्होंने इग्नोरेंस फील करी है बहुत ज़्यादा और यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटिव भी चेंजेस आए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा माइग्रेंट्स इधर आने लगे थे जो अपनी देश छोड़ के दूसरे देश में बस रहे थे, आ रहे थे भाग भाग के। जैसे कि जब ईस्ट बांग्लादेश वाला सीन हुआ, पाकिस्तान वाला सीन हुआ था, तब इन्होंने डिमांड करी ऑटोनॉमी की, मूवमेंट फॉर सेक्शन की और अपोजिशन टू आउटसाइडर्स, क्योंकि आउटसाइडर बहुत ज़्यादा यहाँ पर आ रहे थे। अब ऑटोनॉमी की बात करें तो असम में जो है ना नॉन असमी लोग, असम में 2 टाइप के लोग थे, एक असमी और एक थे नॉन असमी। नॉन असमी लोगों को ऐसा फील होता था कि जो असमी लैंग्वेज उनके ऊपर थोपी जा रही है और इन्होंने प्रोटेस्ट करे, फिर स्ट्राइक निकाली गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट के लिए। ट्राइबल कम्युनिटी को जो है सेपरेशन चाहिए था असम के अंदर से, और ईस्टर्न ट्राइबल यूनियन ट्रांसफर्ड इनटू अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव ऑल पार्टी हील लीडर कॉन्फ्रेंस इन 1916। नॉर्थ ईस्ट रीऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट हुई थी 1972 में, ये हमने पढ़ा है। सक्सेशनिस्ट मूवमेंट क्या हुआ था, मीजो हिल्स के अंदर एक एरिया था जो कि एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट था असम, विद इन असम। मीज़ो को ऐसा बिलीव था कि ये जो है इंडिया के पार्ट नहीं है और इनको मीज़ो यूनियन से ग्रेट सपोर्ट मिलता था। एक बहुत बड़ा फेमाइन आया था 1959 में मीज़ो हिल्स के अंदर, जिसमें जो है गवर्नमेंट उनको रिस्पॉन्स करने में फेल हो गई थी, तो इसके लिए उनको एग्रेशन आया और इन्होंने तभी से गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो गया, मीज़ो नेशनल फ्रंट बनाया अंडर लीडरशिप ऑफ लाल देंगा। तो 1966 में क्या हुआ, मीज़ो नेशनल फ्रंट ने एक कैंपेन शुरू किया इंडिपेंडेंस के लिए और मीज़ो नेशनल फ्रंट ने एक फॉट करी जिसको बोला गया गुरिल्ला वॉर, और इनको सपोर्ट मिला था पाकिस्तान की गवर्नमेंट से। कॉमन लोग जो है इसमें बहुत ज़्यादा विक्टिम हुए थे, यहाँ तक कि एयरफोर्स तक का भी इस्तेमाल किया गया था। 1986 में एक पीस एग्रीमेंट हुआ बिटवीन राजीव गांधी एंड लाल डेंगा। नागालैंड में क्या हुआ कि एक अंगामी लापू फीजो था उनका एक लीडर, अ सेक्शन ऑफ नागाज डिक्लेयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम इंडिया वे बैक इन 1951। नागा नेशनल काउंसिल जो था वो लॉन्च हुआ था ऑन एन आर्म स्ट्रगल फॉर सोवर्निटी ऑफ नागा, मतलब कि नागाज को अपनी एक सोवर्निटी चाहिए थी, अपनी एक इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमी चाहिए थी, पावर चाहिए थी, इसलिए इन्होंने ये स्ट्रगल निकाली, वो भी हथियारों से रिलेटेड थी। ठीक है, मूवमेंट अगेंस्ट आउटसाइडर। अब जो दूसरे माइग्रेंट्स आ रहे थे, आउटसाइडर आ रहे थे, बार बार बस रहे थे, तो उसके अगेंस्ट मूवमेंट क्या चली। नॉर्थ ईस्ट ने बहुत ज़्यादा आउटसाइडर फेस करे हैं 1979 से 1985 के बीच। और असमी सस्पेक्ट ह्यूज मेंबर ऑफ इलीगल बंगाली मुस्लिम सेटलर फ्रॉम बांग्लादेश, मतलब कि इलीगल बंगाली मुस्लिम जो है बांग्लादेश से आके यहाँ पे सेटल हो रहे थे। रिडक्शन हो गया था जिस वजह की इंडिजीनियस जो लोग थे ना जो वहाँ पे रह रहे हैं वो ही कम हो गए थे, इतने ज़्यादा आउटसाइडर आ गए थे, जिससे क्या हुआ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, लैंड भी उनको खत्म हो गया। ऑल असम स्टूडेंट जो थे AASU ने 1979 में एक एंटी फॉरेन मूवमेंट चलाया, और जो कि आफ्टर 6 ईयर राजीव गांधी ने साइन किया अकॉर्ड 1985 में कि AASU के साथ कि कोई भी नॉन इंडिजीनियस जो लोग होगा वो आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा और मतलब उनको भेज दिया जाएगा, और ये प्रॉमिस किया कि वो सॉल्व करेंगे ये फॉरेन नेशनल वाली प्रॉब्लम को, राजीव गांधी सॉल्व करेंगे और एक गोल्डन असम बनाकर देंगे। अकोमोडेशन एंड नेशनल इंटीग्रेशन, तो जो रीजन की एस्पिरेशन थी ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के लिए, और डेमोक्रेटिक नेगोशिएशन रेदर देन सस्पेंशन, मतलब कि बातों से ही, डेमोक्रेटिक वे में बातों से ही चीज़ों को सुलटा लो, ना कि हथियार उठाकर और दंगे फसाद करके। और पावर शेयरिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, सबको पता होना चाहिए। और रीजनल इम्बैलेंस जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काफ़ी गंदा रहता है, और जिसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन जैसी भावनाएं और बैकवर्डनेस जैसी चीज़ें आती है। फेडरल सिस्टम अडॉप्ट बाय इंडिया इज अ फ्लेक्सिबल अरेंजमेंट, मतलब फेडरल सिस्टम क्या होता है कि सेंट्रल, स्टेट, लोकल, ये 3 चीज़ों में जो है पावर्स को बांट दिया जाता है। ये जो सिस्टम है ना ये फ्लेक्सिबल सिस्टम है, मतलब एक अच्छा सिस्टम है और चेंजिंग सिस्टम है, चेंज भी कर सकते हैं, कोई रिजिड नहीं है इसके अंदर, पावर जो है चेंज होती रहती है। तो ये था आपका पूरा चैप्टर रीजनल एस्पिरेशन। आई होप आपको समझ आ गया हो। अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट चैप्टर रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडिया की तरफ।
ठीक है। तो रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडिया, ये है आपका चैप्टर। तो इसमें क्या है, पहले कि हम 1990s का कॉन्टेक्स्ट पढ़ते हैं। तो कांग्रेस जो है 1989 में कांग्रेस को बहुत कम सीट मिली थी, 415 से उनकी सीट सिर्फ 197 बची थी। मंडल इशू भी हुआ था, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी आई थी 1991 में, बाबरी मस्जिद वाला भी सीन हुआ था, राजीव गांधी का असैसिनेशन भी हुआ था, और तमिल इलाम वाला भी, मतलब तमिल इलाम के लोगों ने असैसिनेशन किया था राजीव गांधी का। अब एरा ऑफ कोलिजन क्या था, 1989 से जो है एरा ऑफ कोलिजन शुरू हुआ। कोलिजन मैंने बता दिया था क्या होता है, संगठन है ना, जब किसी एक सिंगल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती तो वो आपस में मिल जाते हैं, 2 और मोर पार्टी गेट टुगेदर टू फॉर्म मेजोरिटी। तो नॉन नेशनल फ्रंट अलायंस बनी थी जनता दल और अदर पार्टीज की, जिनको सपोर्ट मिला था फ्रॉम बीजेपी एंड लेफ्ट फ्रंट। तो 2 पार्टीज बनी थी, एक थी नेशनल फ्रंट अलायंस पार्टी थी, 1989 में बनी थी, जो कि बीजेपी और लेफ्ट फ्रंट को बना के बनी थी। फिर बनी यूनाइटेड फ्रंट, जो कि 1996 में बनी थी, जो कि कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट को मिला के बनी, मतलब दोनों चीज में लेफ्ट फ्रंट कॉमन थी, बस ये चेंज हुआ था। ठीक है। तो डिक्लाइन कब हुआ कांग्रेस के अंदर, जब डिक्लाइन हुआ ना कांग्रेस का, तो कांग्रेस का जो डोमिनेंस था वो खत्म हो गया, और इसी एरा से जो है मल्टी पार्टी, मतलब काफी सारी पार्टीज का एरा शुरू हुआ। जब से कांग्रेस जीती हुई आ रही थी, अब और भी पार्टी जीतने लग गई और बहुत सारी पार्टीज एमर्ज हुई। कोई भी सिंगल पार्टी को सीट नहीं मिली थी इलेक्शन में, जिसकी वजह से एरा ऑफ कोलिजन आया। 2014 और 2019 के लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी को क्लियर वोट मिले थे, और अभी तक, अब इस साल 2024 में इलेक्शन है, देखते हैं इस साल मिलते हैं नहीं मिलते, लेकिन आने जो पिछले साल था उसमें तो पिछले 2 बार के इलेक्शन में मिले हैं क्लियर वोट, अलायंस नहीं रहा। तो अलायंस पॉलिटिक्स क्या था, एमरजेंस ऑफ पावरफुल पार्टीज एंड मूवमेंट दैट रिप्रेजेंट द दलित एंड बैकवर्ड क्लासेस, जैसे कि ओबीसी एंड रीजनल एस्पिरेशन टू, मतलब ऐसी पार्टीज इकट्ठा हुई जो कि दलित, बैकवर्ड लोग और जो रीजनल एस्पिरेशन जो हमने अभी पढ़ा, वाले उन लोगों को मिलाकर जो रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। यूनाइटेड फ्रंट जो है 1996 में बना, और इसको कांग्रेस ने सपोर्ट किया, कांग्रेस प्लस लेफ्ट फ्रंट, जिससे क्या हुआ, जो पॉलिटिकल इक्वेशन थी बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो गई। नॉन कांग्रेस जितनी जो भी गवर्नमेंट थी ना, वो भी कांग्रेस के साथ मर्ज हो गई, ताकि वो बीजेपी को पावर से बाहर रख सके। बीजेपी ने लेकिन अपनी पोजीशन बना के रखी इन इलेक्शन ऑफ 1991 से 96, लेकिन बीजेपी को भी इस टाइम पर क्लियर वोट नहीं मिल रहे थे। बीजेपी पावर के अंदर हुई आफ्टर कोलिजन फ्रॉम मई 1998 से लेकर जून 1999 तक, और री इलेक्ट हुई दोबारा से अक्टूबर 1999 में। अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जो कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के नेता थे, और इन्होंने ये पहले प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने अपना पूरा टर्म पूरा 5 साल का टेन्योर जो है कंप्लीट किया है एज अ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। एमसीक्यू आ जाता है ये 1 नंबर में, तो अटल बिहारी वाजपेयी कर देना। एनडीए बना था 1997 में, बीजेपी कोलिजन हुआ था 1998 में, एनडीए 2 बना था 1999 में, यूपीए बना था 2004 और 2009 में, और फिर इस ट्रेंड में चेंज आया 2014 में, कोलिजन वाले ट्रेंड में चेंज आया 2014 में। अब ये सारा ना एडिशनल टॉपिक है, ये भी मैंने आपको नोट करवाया था, तो कर लो। एनडीए थर्ड क्या था, बीजेपी को ज्यादा वोट मिले थे मेजोरिटी में, और बाय पीएम जो मोदी थे, मिस्टर नरेंद्र मोदी 2014 में बीजेपी के थ्रू जीत गए थे। और जो एनडीए थर्ड था वो एनडीए 1 और 2 से अलग था। एनडीए थर्ड को टोटली बीजेपी जो है डोमिनेट कर रहा था, डोमिनेटेड था। ठीक है। ये एक टाइप से जो कोलिजन में चलती आ रही थी बीजेपी, अब वो डोमिनेंस में बदल गई थी, और बीजेपी जो है वो 2019 से लेकर या मान लो 14 से लेकर अभी तक जो है मेजोरिटी में चल रही है। 2019 में जो है बीजेपी ने 303 सीट सिक्योर कर दी थी, इसको बोला गया #बीजेपी सिस्टम। मंडल कमीशन क्या है, मंडल कमीशन दिया गया था बाय बीबी मंडल, और रिजर्वेशन ऑफ ओबीसी 1960s में बात की गई थी इसके अंदर कि अदर बैकवर्ड क्लासेस को भी रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, जैसे ही एसटी और एससी को मिलती है वैसे ही ओबीसी को भी मिले। ठीक है। तो ये जो सिस्टम है ना, नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में नहीं अडॉप्ट किया गया था, पर इसकी डिमांड हुई थी, जनता पार्टी ने डिमांड लाई 1977 से 79 के अंदर नेशनल लेवल पे। कर्पूरी ठाकुर जो कि सीएम थे बिहार के, इन्होंने पहली बार इंट्रोड्यूस की थी न्यू पॉलिसी, जिसके अंदर बैकवर्ड क्लासेस के भी रिजर्वेशन की बात हुई थी बिहार के अंदर। और कर्पूरी ठाकुर को रिसेंटली एक अवार्ड मिला है, वो क्या मिला है वो आप मुझे बताना। मंडल कमीशन जो है 3 चीज़ों पे बात करती है, एजुकेशन, इकोनॉमिक और सोशल। अब पॉलिटिकल फॉलआउट क्या है, बामसेफ मतलब बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कमेटी एम्प्लॉय फेडरेशन बनी थी 1978 में, एक फेडरेशन कमेटी है एक। ठीक है। एमरजेंस ऑफ काशीराम लीडरशिप थ्रू बीएसपी जो हुआ था, बहुजन समाज पार्टी में काशीराम आए थे। ठीक है। बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट मिला बाय वीकर एंड लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ऑफ हरियाणा, यूपी एंड पंजाब, लेकिन इन्होंने ब्रेक फेस किया यूपी के अंदर इन 1989 इलेक्शन। अभी कम्युनलिज्म, सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी क्या आता है, तो आप कम्युनलिज्म से क्या समझते हो। कम्युनलिज्म क्या होता है, एक ऐसी कम्युनिटी, मान लो हिंदू है, ऐसी हिंदू है यहाँ पे है, ठीक है, एक ऐसी कम्युनिटी जो कि अपनी कम्युनिटी से इतना प्यार करती है, अच्छी बात है, लेकिन वो इतना प्यार करने लगी है कि अगर कोई दूसरा बंदा कह रहा है कि तू गलत है, तो वो उसको मारने पे तुझे जान से मारते, एग्रेशन आ गया, नॉन वायलेंस चीज़ें, वायलेंस चीज़ें होने लग गई। ठीक है। तो ये होता है कम्यूनल जोन, ऐसे बन जाती है कि एक विचारधारा, आइडियोलॉजी को तुम फॉलो कर रहे हो, कम्यूनल बना लिया। ठीक है। सेक्युलरिज्म होता है हर धर्म को फॉलो करना, हर धर्म को रिस्पेक्ट करना, सॉरी, और डेमोक्रेसी तो पता ही होगा। तो अब क्या हुआ, इतना नहीं आता, बीजेपी ने
पॉलिटिक्स में हिंदुत्व का नारा बीजेपी ने लाया था। 1 मार्क का एमसीक्यू आता है, इसको कर लेना। और हिंदुत्व इसलिए किया था, हिंदुत्व का मतलब होता है हिंदूनेस, और ओरिजिनेट हुआ था ये बाय वीडी सावरकर। और इन्होंने बीजेपी ने हिंदुत्व का नारा इसलिए लगाया था क्योंकि उनका मानना ये था, उनका कहना ये था कि एक स्ट्रांग नेशन जो है हम एक यूनाइटेड कल्चर के थ्रू ही बिल्ड कर सकते हैं, और सिर्फ हिंदू कल्चर में ही इतनी पावर है कि वो यूनाइट कर सके सिर्फ सबको इस बेसिस पे। ठीक है, अब 2 डेवलपमेंट हुए थे अराउंड 1986 से में हिंदुत्व पार्टी में। देखो 2 क्या रही, एक था हमारा शाहबानो केस 1985 और दूसरा था अयोध्या डिस्प्यूट। अयोध्या डिस्प्यूट आप मोस्टली लोग जानते हो, शाहबानो केस मैं बता देती हूँ। एक 62 ईयर ओल्ड डिवोर्स मुस्लिम वुमेन थी। ठीक है, तो इन्होंने ना सुप्रीम कोर्ट में केस डाला था अपने हस्बैंड के खिलाफ, ताकि उनको आफ्टर डिवोर्स वाला जो पैसों की एक वो होती है ना अमाउंट, वो उनको पे किया जाए। इस बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने उनको सपोर्ट किया था। लेकिन मुस्लिम के ऑर्थोडॉक्स को ऐसा लगा कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो इंटरफेयर कर रहा है हमारे मुस्लिम्स के कानून में, क्योंकि मुस्लिम का कानून ये कहता है कि अगर डिवोर्स के बाद जो पति है वो सिर्फ एक फिक्स टेन्योर तक ही उसको पे करेगा, उसके बाद नहीं करेगा। तो इसलिए मुस्लिम लोगों ने प्रोटेस्ट किया गवर्नमेंट के ऊपर। तो गवर्नमेंट ने जो है एक वो पास किया, प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डिवोर्स एक्ट 1987, जिसको बीजेपी ने क्रिटिसाइज किया कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी। आगे समझ। अब अयोध्या डिस्प्यूट केस क्या है, अयोध्या डिस्प्यूट के बारे में मोस्टली आप सभी जानते हो। फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट ने फरवरी 1986 में ऑर्डर दिया था कि बाबरी मस्जिद को अनलॉक किया जाए उस एरिया, ताकि जो हिंदू लोग हैं वो वहाँ प्रेयर कर सके जिस एरिया को वो अपना टेम्पल मानते हैं। अब इससे क्या हुआ, डिस्प्यूट होने लग गया, क्योंकि जहाँ पे टेम्पल था ऐसा बोला कि मुस्लिम लोगों ने उस टेम्पल को तोड़ा के वहाँ पे अपनी मस्जिद बना दी गई थी, जिसको बोला बाबरी मस्जिद। और इस इशू पे बहुत ज़्यादा वाद विवाद हुए, और इलेक्टोरल और पॉलिटिकल प्लान भी इसके अंदर लाया। इससे क्या हुआ, कम्युनल वायलेंस होने लगी। वही ना, एक कम्युनिटी बन गई, उससे लेकर वायलेंस हो रही है। हिंदू मुस्लिम की बहुत गंदी लड़ाई हुई। आरएसएस एंड वीएचपी जैसी ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर जुड़ गई, और मोबिलाइजेशन प्रोग्राम शुरू हुए। मार्च निकली, लंबे लंबे धरने निकले, रैलियां से निकली, जिसको रथ यात्रा बोली गई। ये रथ यात्रा निकली थी सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक। अब बाबरी मस्जिद गिर गई, उसके बाद क्या, दिसंबर 1992 में कार सेवा वर ऑर्गेनाइज फॉर अ टेम्पल। ठीक है, कार सेवा कौन होते हैं, वो वॉलंटियर सर्विस होते हैं जो कि भक्तजन ही होते हैं। तो क्या हुआ, डिस्प्यूट भी बढ़ गया, टेंशन भी बढ़ गई, और खतरा भी बढ़ गया। हजारों की तादाद में जो लोग थे ना, वो दूर दूर की स्टेट से आए, ऑल ओवर कंट्री दूर दूर स्टेट से आए, एक जगह इकट्ठा हुए। कहाँ पे, अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 में, जब उस मस्जिद को तोड़ा गया। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट विद बीजेपी रूलिंग पार्टी वॉज डिसमिस्ड बाय द सेंटर। बीजेपी को सेंटर ने डिसमिस कर दिया, और एक यूपी के सीएम के अगेंस्ट केस रजिस्टर हुआ सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि मस्जिद तोड़ा गया। इस बेसिस पे बीजेपी ने ऑफिशियली एक्सप्रेस किया अपना रिग्रेट ओवर मिसहैपनिंग। व्हाट मिसहैपनिंग ये है कि वहाँ पे बहुत ज्यादा मार्केटाई होने लग गई थी। जो अगेंस्ट पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्होंने बोला कि मस्जिद उड़ाना ऐसा गलत था, ये गलत बात है, ऐसी ऐसी बात हुई, जिससे क्या हुआ, बहुत सारे लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हुए। और सेम टू सेम वही सीन हुआ जैसे सिख के साथ हुआ था मार्केटाई, वैसी अब मुस्लिम्स के साथ होने लग गई थी। गुजरात रियात में क्या हुआ कि मार्च 2002 के अंदर ना एक ट्रेन की बुक की थी जो कि फुल ऑफ कार सेवा थी। कार सेवा कौन थे, वही वॉलंटियर जो मंदिर के लिए ले जाए जा रहे थे, और उनमें आग लगा दी, जिससे क्या हुआ 57 लोग मर गए। और ऐसा माना गया कि उसमें मुस्लिमों का हाथ था, जिसकी वजह से वॉयलेंट हुई बहुत ज़्यादा, और करीब 1100 मुस्लिम जो थे उनको मारा गया, और कुछ कुछ उसमें हिंदू भी मारे गए। इस वजह से जो है इलेक्शन पोस्टपोन्ड हो गए थे ड्यू टू सिविल डिसऑर्डर। एमरजेंस ऑफ अ न्यू कंसेंसस 1989 को ऐसा बोला गया कि कांग्रेस गिर रही है और बीजेपी उठ रही है। लोकसभा इलेक्शन 2004 में क्या हुआ, एनडीए जो है हार गया और यूएफए जीत गया। जो कांग्रेस और कांग्रेस एंड लेफ्ट फ्रंट के जो थे वो जीत गए। सपोर्ट मिला इनको लेफ्ट फ्रंट से, और कांग्रेस दोबारा से रिवाइव हुआ। और ना लेकिन जो एनडीए था ना, एनएडी लिखा है, एनडीए और यूएफए की जो सीट थी उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। ग्रोइंग कंसेंसस क्या है, अब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज आई, जैसे कि पॉलिटिकल एंड सोशल क्लेम मिला ओबीसी को, अदर बैकवर्ड क्लासेस को। ठीक है, एक्सेप्ट किया रोल ऑफ स्टेट इन लेवल, मतलब कि गवर्नमेंट में कंट्री के अंदर स्टेट का क्या रोल है वो भी एक्सेप्ट किया गया। अब पॉलिटिकल अलायंस बनाई गई विदाउट आइडियोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट। डेवलपमेंट इशू एंड गवर्नेंस 2014 में जो पॉलिटिक्स थी ना वो कास्ट एंड रिलीजन से शिफ्ट होकर डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस ओरिएंटेड पे चले गए। मतलब मोदी जी ने, बीजेपी ने जब जो पॉलिटिक्स तब से कास्ट और रिलीजन पे चलती आ रही थी, वो पॉलिटिक्स उन्होंने डेवलपमेंट और गवर्नेंस के बेसिस पे कर दी। तभी कहते हैं हम कि बीजेपी ने बहुत काम किया है, मॉडर्नाइजेशन काफी अच्छा किया बीजेपी ने। एनडीए थर्ड जो है वो, एनडीए थर्ड के दौरान बीजेपी ने जो है बहुत सारे स्कीम्स और सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर स्कीम शुरू करी, जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान, जनधन योजना, किसान फसल बीमा योजना। तो ये हो गई आपकी पूरी बुक कंप्लीट। तो इसी के साथ मैंने आपकी पूरी की पूरी पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस कवर करवा दी है। पहली कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स भी मैं कवर कर जा चुकी हूँ, लिंक यहाँ पे आ रहा होगा और एंड में भी डिस्प्ले हो जाएगा। अब देखो मैंने उन बच्चों के लिए भी वीडियो बना दी जो एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ते हैं, और अपने उन फ्रेंड्स को शेयर कर देना जो लिटरली एग्जाम से एक दिन पहले ही पढ़ते हैं, उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है ये। तो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और होप सो आप लोगों को अच्छे अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए और बोर्ड्स में भी काफी अच्छा आप लोग स्कोर कर पाओ। एंड प्लीज शेयर योर रिजल्ट विद मी। अब कुछ बच्चे अगर शर्माएगी हमें एग्जैक्ट नहीं बताना, तो कोई नहीं यार, एवरेज बता दो, ठीक है। तो मिलते हैं आपको साथ नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना एंड लाइक कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।